everyone and welcome to Shikshak IAS JKAS. How are you all doing? My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So at present we are doing concepts on geography. In the last lecture I told you we'll be talking about the monsoons in India. But before getting on to monsoons in India, we need to understand about few important concepts जिनके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में यही कंसेप्ट जो है वो आपको मॉनसून्स ऑफ इंडिया को समझने में हेल्प करेगा. द वेरी इंपॉर्टेंटली जो पहला कंसेप्ट है दैट इज़ ऑन द ITCZ विच इज़ कॉल्ड एज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ठीक है, सो ये जो आप जोन देख रहे हो दिस इज़ कॉल्ड एज द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. ये 1951 में ये फर्स्ट टाइम जो है इस कंसेप्ट को लाया गया था सामने एंड इट वाज प्रोपाउंडेड बाय H. फोहन. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. ठीक है, सो इन्होंने फर्स्ट टाइम ही वॉज अ जर्मन और इन्होंने 1951 में फर्स्ट टाइम ये जो ITCZ है उसका कंसेप्ट जो है वो पुट फॉरवर्ड किया था. नाउ दिस ITCZ इज़ नॉट स्टैटिक, इट कीप्स ऑन मूविंग. कीप्स ऑन मूविंग कहने का मतलब ये है इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग. नाउ ये शिफ्ट क्यों करता है क्यों नहीं करता है वो हम आगे के लेक्चर में जब करेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट इट. सो पहला कंसेप्ट जो हमने पढ़ना है दैट इज़ ITCZ. इसके अलावा जो सेकेंड कंसेप्ट हमने पढ़ना है दैट इज़ द कोरियोलिस फोर्स. कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो आप विंड सिस्टम देख रहे हैं इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और यही विंड सिस्टम जो है वो बाद में आपके मॉनसून्स ऑफ इंडिया को हाईली जो है वो इम्पैक्ट करेगा. राइट. अब कोरियोलिस फोर्स और ITCZ से पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ जो समझना ज़रूरी है वो है आपका ओके. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट बेसिक थिंग जो आपको याद रखनी है बिफोर स्टेपिंग ऑन टू मॉनसून्स एंड ITCZ दैट इज़ द लैंड एंड द सी और वाटर ब्रीज कि वो कंसेप्ट्स क्या होते हैं. पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर हम लैंड और वाटर की बात करें तो लैंड और वाटर के हिसाब से लैंड जो है इट हीट्स अप क्विकली और लैंड के कंपैरिजन में जो सी है वो कम आहिस्ता से हीटअप होता है. मतलब दोनों में ज़्यादा गर्म कौन सा होगा? लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है और सी या वाटर जो है वो आहिस्ता से गर्म होता है. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं जो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो उतनी ही जल्दी रिफ्लेक्ट करेगा. तो सी और लैंड के कंपैरिजन में लैंड जो है वो जल्दी कूल डाउन भी हो जाता है और जो आपका सी है या आपका वाटर है वो आपका आहिस्ता से कूल डाउन होता है. सो लैंड जल्दी हीटअप भी होता है, जल्दी ठंडा भी हो जाता है. वाटर या सी जो है वो जल्दी लेट हीट भी होता है और लेट कूल डाउन भी होता है. अब इसी कंसेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे आपका लैंड और सी ब्रीज के बारे में. ठीक है, अब ये जो हम कंसेप्ट बात कर रहे हैं दैट इज़ द लैंड एंड द सी ब्रीज और यही कुछ इस तरीके का कंसेप्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट समर सीजन कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में किस तरीके की कंडीशंस बनती हैं. ठीक है, सो वन थिंग एट अ टाइम. नाउ ये आपका लैंड है और ये आपका सी है, मतलब कि ये आपका वाटर है. ठीक है, अब ये है आपका सूरज. ठीक है, ये आपका सूरज आ गया, सूरज की रेडिएशंस पड़ रही हैं. नाउ जब ये सूरज की रेडिएशंस पड़ेंगी तो आप मुझे खुद बताइए कि जल्दी ज़्यादा गर्म क्या होगा? लैंड गर्म होगा कि सी होगा? ऑब्वियस सी बात है लैंड जो है इट इज़ गोइंग टू हीट अप मोर क्विकली इन कंपैरिजन टू सी. मतलब लैंड इज़ वार्म एंड सी इज़ कोल्ड. ठीक है, अब जब वार्म कंडीशंस होती हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था तो क्या हो जाएगा? इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लो प्रेशर जोन. और कोल्ड है मतलब इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ हाई प्रेशर जोन. अब एक और कंसेप्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो वार्म एयर होती है इट राइजेस एंड इट एक्सपैंड्स, जबकि जो कोल्ड होती है वो डिसेंड करती है, वो राइज नहीं कर पाती. राइट. अब इस कंडीशन में क्या होगा? लैंड जो है वो हीटअप हो गया, मतलब वार्म एयर बन गई है तो इट इज़ गोइंग टू राइज, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी.
जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ वॉइड, एक खालीपन हो जाएगा। उस खालीपन को पूरा करने के लिए आपका जो सी से जो हवाएं हैं, मतलब जो हाई प्रेशर है, वो आपका लैंड की तरफ जो है इट विल स्टार्ट टू मूव। वाई? बिकॉज लैंड पर एक वॉइड क्रिएट हो चुका है। नाउ द मूवमेंट ऑफ द एयर कैसी है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो याद रखिएगा, द विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, सो सी से कहाँ जा रही है? आपके लैंड की तरफ जो है वो ब्रीज जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंटली, ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये हम डे टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। सो डे टाइम में जो आपकी हवाएं हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज फ्रॉम सी टू लैंड। हमेशा से जब आपके विंड या एयर का अगर हमको नाम देना है ना, विंड सिस्टम को अगर हम कोई भी विंड को नाम देते हैं ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, आपका सी है, लैंड है, माउंटेन है, वैली ब्रीज है, उन सबको हम नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो ओरिजिन करती है। सो दिन के टाइम पे सी से आपकी ब्रीज जा रही है लैंड की तरफ, तो हम इसको बोलते हैं सी ब्रीज। वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, डे टाइम फिनोमिना में कौन सी हवाएं चलती है? तो भैया सी ब्रीज चलती है। क्यों? क्योंकि सी कोल्ड होती है इन कंपैरिजन टू लैंड एंड द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यही क्राइटेरिया जो है वो रात के टाइम पे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। रात के टाइम पे लैंड क्या हो जाएगी? जल्दी गर्म हो जाएगी, ठंडी भी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा हाई प्रेशर, और सी गरम जब भी हम हाई प्रेशर लो प्रेशर की बात करते हैं ना, हम दो चीज़ों को कंपेयर करके बात कर रहे हैं। तो सी क्या हो जाएगी? सी विल बी लो प्रेशर। दैट मीन्स अब सी से जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगी और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा वॉइड, और उस वॉइड को फुलफिल करने के लिए लैंड की तरफ से जो मूवमेंट ऑफ द एयर है वो हो जाएगा, मतलब फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नाउ this wind or this breeze is originating from the land, therefore जो रात के टाइम पे हवाएं चलती हैं उनको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, जो हमारा विंड सिस्टम है ना, वो भी तीन तरीके का होता है। आपकी प्लैनेटरी विंड्स होती हैं, आपकी लोकल विंड्स होती हैं, और आपकी सीजनल विंड्स होती हैं। जो आपकी प्लैनेटरी होती है उसमें आपकी ट्रेड विंड्स आ गई, वेस्टर्लीज आ गई, ईस्टर्लीज आ गई। लोकल में आपका जो हमने अभी लैंड ब्रीज किया है, सी ब्रीज किया है, माउंटेन ब्रीज होता है, वैली ब्रीज होता है। और आपकी सीजनल में जो दो इंपॉर्टेंट सीजनल विंड्स यहाँ चलती हैं, दैट इज़ योर साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। सीजनल ब्रीज, सीजनल विंड्स के बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे, कल बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यही है जो आपके यहाँ पे मॉनसून्स लेके आती हैं। बट इसको समझने से पहले ये जो लैंड और वाटर का कंसेप्ट था, इट वाज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी जो आपको याद रखनी है? सबसे पहली चीज़, लैंड और वाटर के कंपैरिजन में जल्दी कौन गर्म होता है। नंबर 2, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑलवेज। और नंबर 3 चीज़ जो हमने बात की है वो ये है, जो हमने नंबर 3 चीज़ जो हमने बात की है कि जैसे आपका लैंड और वाटर है, तो लैंड ब्रीज कौन सी होती है और आपकी सी ब्रीज कौन सी होती है। ठीक है, ये तीनों कंसेप्ट्स के बारे में हमने इस 2 डायग्राम्स में बात कर लिया है। ठीक है, सो आई विल जस्ट शो यू अ पिक्चर जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो इफ़ यू लुक एट दिस ओवर हियर, आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि सन ऊपर है, डे टाइम की बात हो रहा है। दिस इज वार्मर कंडीशंस एट लैंड, मतलब कि लोअर प्रेशर है, एंड दिस इज कूल कंडीशंस ओवर द सी, दैट मीन्स इट हैज़ हाई प्रेशर। सो इट इज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, तो डायरेक्शन इज फ्रॉम हाई टू लो, दैट इज सी ब्रीज जो है वो दिन के टाइम पे चलेंगी। और यही जो फिनोमिना है वो रात के टाइम पे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, दैट इज इट इज गोइंग टू मूव फ्रॉम लैंड टू सी, दैट इज लैंड ब्रीज। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में जो हम बात करेंगे, दैट इज द कोरियोलिस फोर्स। नाउ व्हाट इज एक्चुअली कोरियोलिस फोर्स? नाउ कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपको 2 चीज़ें जो मोस्टली पेपर में पूछी जाती है, और इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर ही आप अपना पूरा जो है स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं, वो ये है। सबसे पहले तो अर्थ के 2 इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं, दैट इज व्हाट? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। राइट, रेवोल्यूशन क्या होता है? ये आपका सन है बीच में, हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज द सोलर सिस्टम, और उसके आगे पीछे जो आपका अर्थ है वो अपने ऑर्बिट पे चक्कर काट रहा है। दिस इज रेवोल्यूशन, रिवॉल्व करना। रोटेशन क्या है? स्टैटिक नहीं है अर्थ, अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर टिल्टेड है और उसी के ऊपर जो है वो घूमते जा रहा है।
दिस इज रोटेशन। अब एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि अर्थ का एक्सिस कितने पे टिल्टेड है, तो 23 1/2 डिग्री के ऊपर अर्थ जो है वो टिल्टेड है। ठीक है, सो अगर हम कोरियोलिस फोर्स की बात करें तो कोरियोलिस फोर्स ये अर्थ के कौन से फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है, तो याद रखिएगा इट इज बेस्ड ऑन रोटेशन। जो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर घूम रही है ना, उसी रोटेशन की वजह से जो है आपका कोरियोलिस फोर्स का इम्पैक्ट होता है। किस पे इम्पैक्ट होता है? आपके विंड सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट होता है, प्राइमरीली ऑन द प्लैनेटरी विंड्स। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कोरियोलिस फोर्स का, वो ये है कि इस घूमने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है। ये आपका अर्थ है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। दिस इज 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर। ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड को राइट साइड के ऊपर धक्का मारती है और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट साइड के ऊपर धक्का मारती है। बस ये दो चीजें अगर आपने याद कर ली, that is enough to understand Coriolis force and to understand the planetary winds। ठीक है, अब इसका भी एक फोटो हम देख लेते हैं। नाउ ये आपका पूरा का पूरा जो है प्लैनेटरी विंड्स है, ये आपके ईस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज है, दीज आर ट्रेड विंड्स, इक्वेटोरियल लो, वेस्टर्लीज। खैर इसके बारे में तो हम बाद में करेंगे। अब आप देखोगे ना, ये आपका हाई है और ये आपका लो है। अब ये इस तरफ क्यों मूव कर रही है? इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड। वाई? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स जो है वो इसको डिफ्लेक्ट कर रही है या धक्का मार रही है राइट साइड की तरफ। और अगर हम नीचे वाले हिस्से की बात करें तो ये इस तरफ को क्यों जा रही है? क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये इसको लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो धक्का मार रही है। क्लियर? सो दिस इज कोरियोलिस फोर्स। सो वन कंसेप्ट इज अबाउट योर लैंड एंड सी और दूसरा कंसेप्ट इज अबाउट योर कोरियोलिस फोर्स। सो ये दो चीज़ें जो है वो हमको समझना ज़रूरी था बिफोर स्टेपिंग ऑन टू द ITCZ। अगर ITCZ की बात करें, सो व्हाट इज ITCZ, तो याद रखिएगा इट इज़ बेसिकली दैट एरिया, दैट जोन, ये वो जोन है अर्थ के ऊपर जहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। सो ITCZ इज नॉट स्टैटिक। वाई? क्योंकि ये कोई मार्क्ड एरिया नहीं है कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक ही होता है ITCZ। जी नहीं, आपका अर्थ है वो टिल्टेड भी है और रिवॉल्व भी कर रहा है। इसीलिए तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में किसी और कोई और महीनों में गर्मियाँ होती हैं और जब यहाँ पे गर्मियाँ होती है तो सदर्न हेमिस्फेयर में सर्दियाँ होती है। क्यों? क्योंकि ये टिल्टेड भी है और ये रिवॉल्व भी कर रहा है। ठीक है, सो ITCZ बेसिकली कोई मार्क्ड एरियाज नहीं है, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। अब देखो गर्मियों में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ ये मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे पड़ रही है। जब सन की रेडिएशंस डायरेक्टली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगी तो ITCZ ऊपर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। और जब यही सन की रेडिएशंस, जब हमारे यहाँ पे सर्दियाँ आती हैं, मतलब कि जो सन है वो आपका सदर्न हेमिस्फेयर के ऊपर जो है वो आंखें गड़ाकर बैठा है, तो ITCZ जो है वो ऊपर की बजाय इट शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर हो गया? सो क्या समझा हमने समझा कि ITCZ बेसिकली एक लो प्रेशर जोन है। पहली चीज, लो प्रेशर जोन है। दूसरी चीज, ये स्टैटिक नहीं है, ये शिफ्ट होता रहता है ऊपर नीचे डिपेंडिंग कि सन की रेडिएशंस डायरेक्टली कहाँ पे पड़ रही हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये जून जुलाई, हाउएवर ये मार्च के महीने से ही जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि रात को कंबल लेके सोए थे, सुबह तो AC लगा दिया, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम, मंथ्स लगते हैं इसको चेंज होने में। सो मार्च से ही ये जो है ऊपर की तरफ जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है और अपने पीक पर ये जून जुलाई के महीने में आ जाता है। और इसी की वजह से हमारे इंडिया में एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से मॉनसून जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब ITCZ को, जैसे इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, इसको आप दो शब्दों में बांट दीजिए। दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला आ गया इंटर ट्रॉपिकल। इंटर ट्रॉपिकल मतलब कि वन थिंग इज क्लियर कि भैया ये ट्रॉपिक्स के बीच में होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ट्रॉपिक्स ही तो है जहाँ पे सनलाइट पड़ती है, जहाँ सनलाइट पड़ेगी वही तो गर्म होगा। सो पहला चीज हो गया भैया इट इज ट्रॉपिक्स। नंबर 2 इज कन्वर्जेंस, कि यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। कन्वर्जेंस मतलब कोई चीज कन्वर्ज हो रही है, मतलब कि मिल रही है।
दो चीज़ें हो सकती है, कन्वर्ज हो सकती हैं या डाइवर्ज हो सकती हैं। डाइवर्ज मतलब दूर जाएंगी एक दूसरे के साथ, कन्वर्ज मतलब पास आएंगे एक दूसरे से। सो ये है कन्वर्जेंस जोन। पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि व्हाट are those convergence zones. So those two convergence are the converging of the trade winds, that is northern hemisphere में it is the north east trade winds और southern hemisphere में it is the south east trade winds. बस so ट्रॉपिक्स में होता है कन्वर्जेंस, किनका हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का कन्वर्जेंस हो रहा है और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का कन्वर्जेंस होता है। अब दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब कभी भी कन्वर्जेंस जोन क्रिएट होता है ना, इट क्रिएट्स रेनफॉल। कन्वर्ज हो रही है ना तो वो रेनफॉल क्रिएट करेगा। और जब कभी भी डाइवर्जेंस जोन होता है इट क्रिएट्स ड्राई कंडीशंस या ड्रॉट लाइक कंडीशंस। और यही डाइवर्जेंस जोन इज द प्राइमरीली रीजन कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों बुश फायर्स लगती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपका डाइवर्जेंस जोन में आता है। आई जस्ट मेक यू, ये आपका ऑस्ट्रेलिया इधर आता है। अब आप देखो ये इधर को जा रही है, विंड सिस्टम है, ये इधर को जा रहा है और ये वाला इधर को जा रहा है। सो देयर इज डाइवर्जेंस। हवाएं जो है वो दूर दूर जा रही हैं। जब हवाएं दूर दूर जाएंगी, देखो कोई चीज़ कन्वर्ज करेगी तो कोई चीज़ ऊपर उठेगी ना, कोई चीज़ ऊपर जाएगी तभी तो ठंडी होगी, ठंडी होगी तभी तो क्लाउड्स बनाएगी। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है। सो देयर इज डाइवर्जेंस। एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से हल्का सा भी अगर क्या कहते हैं चिंगारी भी उठे तो यहाँ पे जो है वो आग जो वगैरह है वो लग जाती है। एंड दैट इज़ द रीज़न। सो अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर्स या बुश फायर्स लगने का रीज़न क्या है, सो दैट इज़ द डाइवर्जेंस जोन। ठीक है, वन ऑफ द स्टेटमेंट्स हैज़ टू बी बिकॉज ये वाला जो जोन है इट इज़ योर डाइवर्जेंस जोन। क्लियर हो गया? नाउ अब हम समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है। अब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन तो हम समझ गए कि भैया जब सन की रेडिएशंस पड़ेंगी तो ट्रॉपिक्स में पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे गर्म होता है। जब कोई भी चीज़ एक्सट्रीमली गर्म हो जाएगी, एक्सट्रीमली लो प्रेशर कंडीशन यहाँ पे बन जाएंगी और इसीलिए जो है ये वाला एरिया क्या है आपका इंटरट्रॉपिक्स में ही रहता है। सो बेसिकली ITCZ इज नथिंग बट इट इज़ द इंटेंस लो प्रेशर जोन। दैट इज इट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। क्लियर हो गया? अब ये वाली जो है साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इन कंपैरिजन टू ITCZ दीज आर हाई प्रेशर, तो ये विंड सिस्टम जो है वो हाई टू लो मूव करेगा। सिमिलरली ITCZ के कंपैरिजन में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर हाई प्रेशर, तो ये भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी और इस डायरेक्शन में इसीलिए मूव करिए बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। क्लियर हो गया? अब हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मैम ट्रॉपिक्स क्यों? अगर सबसे गर्म एरिया देखना है तो ऑब्वियस दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर से ज़्यादा गर्म क्या होगा? तो इक्वेटर के ऊपर ये ITCZ क्यों नहीं बनता है? तो याद रखिएगा इक्वेटर का जो एनुअल पीक टेम्परेचर है ना, एनुअल, वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम पीक टेम्परेचर की बात करें ना तो पीक टेम्परेचर आपका इक्वेटर पे नहीं होता, ये आपका ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। क्यों होता है वो आप यहाँ समझो। अगर आप अर्थ को देखेंगे, अर्थ सीधी नहीं खड़ी है। अगर अर्थ इस तरीके से खड़ी होती ना तो इक्वेटर के ऊपर ही आपका ITCZ बनता, क्योंकि डायरेक्ट रेडिएशंस ऐसी पड़ रही हैं। लेकिन अर्थ ऐसी नहीं है, अर्थ हमारी ऐसी है, टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, तो इसीलिए इक्वेटर पे पड़ रही है स्लांटिंग रेज और डायरेक्टली जो ट्रॉपिक्स वाले एरिया है उन पे पड़ रही है डायरेक्ट सनलाइट। तो कहाँ क्रिएट होगा? समर में जो ITCZ है वो इक्वेटर पे नहीं होता, वो ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। सो इक्वेटर पे क्यों नहीं बनता, ऊपर बनता है, नीचे बनता है। आई मेड यू अंडरस्टैंड। अब क्या इक्वेटर पे कभी भी ITCZ नहीं बनेगा? तो बनेगा, वो बनता है इक्विनॉक्सिस के टाइम पे। व्हाट इज इक्विनॉक्सिस? इक्विनॉक्सिस हो गया, अब देखो कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जब वो सीधी खड़ी हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि अर्थ एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे करके घूम रही है, वो बहुत आहिस्ता घूम रही है, इतनी आहिस्ता घूम रही है कि हमको पता भी नहीं चलता कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। सो बहुत आहिस्ता आहिस्ता घूमते टाइम एक पॉइंट ऐसा आता है जब अर्थ जो है वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज इक्विनॉक्सिस। और सिंपली बचपन से सुनते आ रहे हैं जब डे और नाइट बराबर हो जाए। सर्दियों में रातें लंबी दिन छोटे,
गर्मियों में दिन लंबे रातें छोटी। इक्विनॉक्सेस में दिन और रात बराबर हो जाती हैं और साल में मार्च 21 और सितंबर 22 ऐसे दिन है जब आपका इक्विनॉक्सेस जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, सो मार्च 21 एंड सितंबर 22 आर द 2 डेट्स जहां पे आपका इक्विनॉक्सेस जो है वो एक्सपीरियंस किया जाता है। और यही वो टाइम है जब आपका ITCZ जो है वो इक्वेटर पे बनता है, वरना बाकी कंडीशंस में गर्मियों में ये नॉर्दर्न, मतलब जब हमारे गर्मियाँ होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो ये नॉर्थ की तरफ मूव करता है ITCZ, और सर्दियों के टाइम पे ये साउथ की तरफ, मतलब टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जो है ये मूव करना शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? सो आपको समझ आया कि व्हाट इज ITCZ। नाउ अनदर थिंग, कल के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आपका मॉनसून्स, राइट? अब मॉनसून्स पे जाने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपका जून जुलाई का महीना आता है ना, उस टाइम पे ये ITCZ जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में ही लाई करता है। लेकिन जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ आपका सनलाइट पड़ रहा है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। और ये हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो जून जुलाई के महीने में ये जो है वो आपका 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 25 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव कर जाता है। और इस 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री जो आपका, अब ये जो 20 डिग्री नॉर्थ है और जो 25 डिग्री नॉर्थ है, ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली आपका कहाँ पे लाई करता है? अब ये जो 25 डिग्री नॉर्थ है और 25 डिग्री, मतलब 20 to 25 डिग्री जो नॉर्थ है, जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को ITCZ शिफ्ट किया, ये क्या है? ये है आपका गैंजेटिक प्लेन्स। क्या है आपका? गैंजेटिक प्लेन्स, मतलब हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो इसी रीजन की वजह से इंडिया में क्या हो जाता है, जब ITCZ, लेट मी जस्ट, हाँ मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये आपका इंडिया है। अब मुझे मेरे ड्राइंग के ऊपर प्लीज़ जज मत करना, ठीक है? ये आपका राजस्थान वाला एरिया एंड दिस इज़ योर गुजरात वाला एरिया, ठीक है? मेरा पेज छोटा है इसलिए इंडिया ऐसा बना है, पर इंडिया बहुत अच्छा है, ठीक है? ओके, सो अब क्या हुआ है, ये आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया है जी, आपका ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ। कहाँ शिफ्ट कर गया है? 25 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो है वो शिफ्ट कर गया है। अब यहाँ पे जब ITCZ शिफ्ट कर गया है, मतलब क्या हुआ? मतलब हो गया, यहाँ पे हो गया एक्सट्रीमली लो प्रेशर। एक्सट्रीमली लो प्रेशर का मतलब है कि इट हैज़ क्रिएटेड अ ग्राउंड फॉर अट्रैक्शन। किसका अट्रैक्शन जी? जो हाई प्रेशर वाले एरियाज हैं, अब वहाँ से विंड जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। और अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें, दिस इज लैंड, दिस इज सी। लैंड और सी के कंपैरिजन में सी ठंडी रहेगी, लैंड गर्म हो जाएगी। एक तो सन की रेडिएशंस भी पड़ रही हैं और ऊपर से जो आगे पीछे वाला पानी है वो ठंडा रहेगा इन कंपैरिजन टू लैंड। मतलब यहाँ पे बहुत हाई कंडीशंस और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर कंडीशंस, राइट? सो इट इज इवन मोर गोइंग टू क्रिएट, मतलब ये और ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट कर देगा फॉर द विंड सिस्टम, ठीक है? तो इसीलिए इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारे मॉनसून्स जो है वो यहाँ पर आती हैं। अब ये हमने समझ ली है मोटी मोटी बात अबाउट विंड सिस्टम। कल के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉनसून्स कैसे आती हैं, ये लो प्रेशर से क्या होता है, हाई प्रेशर से क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। इसी के साथ हम पढ़ेंगे, अगर यहाँ से ही आपके साउथ वेस्ट विंड्स आ रही हैं, क्योंकि मॉनसून्स कैसे आती हैं, एडवांसिंग और रिट्रीटिंग मॉनसून्स है। एडवांसिंग आपकी समर में आती है, रिट्रीटिंग आपकी विंटर में आती है। जो एडवांसिंग वाली है दे आर कॉल्ड एज द साउथ वेस्ट मॉनसून्स, मतलब साउथ वेस्ट मतलब यहाँ से आ रही हैं, ओरिजिन से आ रही हैं। तो अगर यहाँ बारिशें होती हैं तो आपका चेन्नई वाला एरिया, बैंगलोर में तो खैर कन्वेक्शनल मूवमेंट की वजह से जो है बारिशें होती हैं। नाउ यहाँ वाले एरिया में क्यों नहीं बारिशें होती?
अगर बारिशें सच्ची में यहाँ से ही इंडिया में घुस रही हैं तो राजस्थान में बारिशें क्यों नहीं होती? और अगर नॉर्दर्न प्लेन्स में लो प्रेशर है तो आपके लद्दाख में बारिशें क्यों नहीं हो रही? ठीक है, और आपके तिब्बतन प्लाटो पे बारिशें क्यों नहीं हो रही? सो इन सब रीजंस को हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एक बेसिक चीज़ों को समझा है जो हमको एक्चुअली में हेल्प करने वाला है मॉनसून्स इन इंडिया को समझने के लिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो, and I'll see you in the next lecture. And those who are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe. And also those who are preparing for JKAS preliminaries 2022, हमारे ऐप शिक्षक पे हमारे 12 टेस्ट जो हैं वो आने वाले हैं, जिसमें से आपके 8 रहेंगे सेक्शनल और 4 रहेंगे आपके फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट। हमारा ऑलरेडी 4th जो टेस्ट है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, आप लोग प्लीज़ ऐप को डाउनलोड करें एंड हमारी ऐप पे एक जो टेस्ट है इट इज़ ओपन फॉर ऑल, सो आप उसको जाके देख सकते हैं एंड टेक डिसीजन फॉर योर ओन सेल्फ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।